बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारे पास था टॉर्क के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, लाइन ऑफ एक्शन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, मोमेंट आर्म के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था और ये पढ़ा था कि 1 न्यूटन मीटर अगर किसी बॉडी में टार्क हो तो उससे क्या मुराद है। ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि टार्क का मोमेंट आर्म के साथ क्या रिलेशन होता है कि अगर आप मोमेंट आर्म इंक्रीज़ करें तो टार्क भी इंक्रीज़ होती है, अगर आप मोमेंट आर्म को कम करें तो टार्क भी कम होती है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि अगर आप फोर्स ज़्यादा लगाएं तब भी टार्क ज़्यादा पैदा होता है और अगर आप फोर्स कम लगाएं तब भी टार्क कम पैदा होती है। ठीक है। अब ज़रा आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। क्या नाम है टॉपिक का? तो आज हम जो 9th क्लास की फ़िज़िक्स है उसके टॉपिक देखते हैं हमने कौन से डिस्कस करने हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास है भाई 5 और टॉपिक हमारे पास है लेक्चर नंबर, बेटा ये आपका जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट किया उसका 6ठा लेक्चर है, सॉरी 7वां। सो टॉपिक है हमारा आज का चैप्टर नंबर 4 है, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है जी। अब ज़रा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की तरफ तो हम जाते हैं, पहले हम थोड़ी सी अपनी एक बार देख लेते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्या टॉपिक का नाम है? क्लॉकवाइज मूवमेंट। और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है जी। अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, ये कौन सी बलाएं हैं। कभी आपने एक स्पैनर देखा हो, चाबी एक आपने जिससे आप नेट को टाइट करते हैं या लूज़ करते हैं, ठीक है, खोलते हैं या बंद करते हैं उसको, ये नेट है। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, इस चाबी को आप दो तरह से इसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। तो यहाँ तो आप इसको नीचे को फोर्स लगाएं, ऊपर से पकड़ें आप इसको, ऐसे नीचे को प्रेस करें। ठीक है। तो क्या होगा, अगर तो आप इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं कि आपका जो स्पैनर है, आपकी चाबी जो है वो घड़ी की तरह रोटेशन कर रही है। अभी हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये नीचे को आ रही है, तो घड़ी ऐसे ही चलती है ना, समझ आ रही है कि नहीं? अगर फोर्स लगाने से आपका स्पैनर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, किस तरह मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, घड़ी की तरह मूव कर रहा है, घड़ी की तरह चाल चल रहा है, तब उसमें जो टार्क पैदा होती है या जिसको आप दूसरी वर्ड्स में मूवमेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मूवमेंट। तो उस केस में जो मूवमेंट पैदा होती है उसको आप क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। सो आप कहेंगे इफ द फोर्स मूव्स द स्पैनर in clockwise then the movement produced is called, क्या कहलाती है बेटा जी? क्लॉकवाइज मूवमेंट कहलाती है। अब ज़रा मैं उर्दू में बता दूं कि अगर किसी चाबी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं स्पैनर के ऊपर और वो स्पैनर क्लॉकवाइज घूम रहा है, किस तरह से? तो उस केस में जो उसमें मूवमेंट पैदा होती है बेटा, उस मूवमेंट को आप क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। क्लियर है? अब ज़रा हम देखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा। हमारे पास एक चाबी है, उसके ये बीच में नेट हमने रखा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हैं कि ये जो स्पैनर है इसको नीचे से पकड़ के ऊपर को फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। ठीक है। ऊपर को फोर्स लगाएंगे तो अब ये स्पैनर इधर को घूमेगा। अब ये घड़ी के उलट है, घड़ी के क्या है? घड़ी तो ऐसे नहीं ना चलती, तो ये घड़ी के जो उलट होती है उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे अगर इफ द फोर्स मूव्स द स्पैनर किस डायरेक्शन में? इन एंटी क्लॉकवाइज
देन द मोमेंट प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड, कौन सी होती है भाई, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो आप क्या इसको उर्दू में पढ़ेंगे, सिंपल है बेटा, साथ साथ आप समझते जाएं, आपको खुद ही याद होता जाएगा। अगर चाबी के ऊपर फोर्स लगाने से चाबी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, किस तरह घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो उस केस में जो चाबी में मूवमेंट पैदा हो रही है उसको आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे। क्लियर है भाई, पक्की बात है। अब ज़रा हम आते हैं इसकी तरफ, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की तरफ। ठीक है, अब देखें हमारे पास कोई बॉडी हो, उसकी जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं, कौन सी मूवमेंट्स, क्लॉकवाइज जो मूवमेंट्स हैं, अगर वो इक्वल हो जाएं, क्या हो जाएं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के, बॉडी में जितनी भी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स पैदा हो रही हैं अगर वो इक्वल हो जाएं उस बॉडी में पैदा होने वाली तमाम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के। भाई हम बॉडी के अंदर जितनी क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा करें उतनी हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स पैदा कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा, तो बॉडी जो आपकी वो स्टेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टेबल, यानी कि रेस्ट पे आ जाएगी, एक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, तो बेटा ये जो होता है इसको मतलब मैं बताता हूँ अभी, कि अगर किसी बॉडी के अंदर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के इक्वल हो जाएं तो बॉडी स्टेबल हो जाती है, एक्विलिब्रियम में आ जाती है। इस चीज़ को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। क्या कहते हैं, मूवमेंट्स का असूल। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। आपने एक झूला देखा होगा पार्क में, सी सा जिसको आप कहते हैं, पता है आपको, एक इधर बैठता है, आप मोटू पतलू नहीं आपने लेने, दोनों एक ही साइज़ के लेने हैं, जितना ये मोटा उतना ही, यानी कि एक ही जितने आपने दोनों बच्चे लेने हैं। ठीक है, अब जितना इसका वज़न है उतना इसका वज़न है, जितना ये इधर को इसको रॉड को घुमाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उतना ही ये इधर बैठा हुआ है बच्चा, तो ये घड़ी का उलट इधर को घुमाएगा इसको, तो ये कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इस केस में क्या होगा, दोनों बराबर है, जितनी इधर मूवमेंट पैदा हो रही है उतनी ही, तो ये रॉड इस तरह सिंपल स्टेबल इस तरह सीधा खड़ा हो जाता है, रेस्ट में स्टेबल आ जाता है कि नहीं, स्टेबल हो जाता है, एक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब ये मूव नहीं करता। तो यही मैंने समझाया है कि अगर एक साइड पे पैदा होने वाली क्लॉकवाइज मूवमेंट दूसरी साइड पे पैदा होने वाली एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के इक्वल हो जाएं, या किसी बॉडी में क्लॉकवाइज मूवमेंट्स उसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के बराबर हो जाएंगे, तो बॉडी एक्विलिब्रियम में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, इसका मतलब रेस्ट में आ जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा उस चीज़ को फिर आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहते हैं। क्लियर है सबको। तो यहाँ तक बेटा आपका कल तक काम है। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। आज आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के बारे में समझाया है, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन की है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ बच्चों आपके लिए। इफ़ द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स प्रोड्यूस्ड in a body is equal to the anti-clockwise movements, then the body is in किस हालत में होती है, एक्विलिब्रियम में होती है। किस में होती है, एक्विलिब्रियम क्या होता है आगे जाके आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आप इसको कह लेंगे स्टेबल हो जाती है, यानी कि रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा उर्दू में बता देता हूँ। अगर किसी बॉडी के अंदर पैदा होने वाली क्लॉकवाइज मूवमेंट्स वो उसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के बराबर हो जाए तो बॉडी किस में आ जाती है, एक्विलिब्रियम में आ जाती है, स्टेबल हो जाती है, हरकत नहीं करती, सुकून में आ जाती है। ठीक है, तो इस केस को आप प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहते हैं। तो आज मैंने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के बारे में आपको थोड़ा समझाया है। इसके अंदर जो दो टॉपिक्स आ रहे थे, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये साइड पे एक ऑब्जेक्टिव लिखी हुई है, ये आपने याद रखनी है कि बेटा क्या कह रहा है फिगर, ये 4.13 क्या कह रहा है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। टू टाइटन
नेट इज़ टर्न क्लॉकवाइज, अगर आपने किसी नेट को कसना है, नेट को कसना है तो उस केस में आप उसको किस तरह घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। किस तरह घुमाएंगे, क्लॉकवाइज आप उसको घुमाएंगे। अगर किसी नेट को खोलना है, लूज करना है, तो उस केस में आप उसको किस तरह घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने याद रखना है। वैसे भी आप डेली लाइफ में नेट को जब खोलते हैं या टाइट करते हैं तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और ये काम अच्छे से तैयार करके आइएगा। अल्लाह हाफिज़।